भरतपुर नाम के एक गांव में एक 8 साल की रानी नाम की लड़की और 5 साल का लड़का राजू अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। केशव एक किराने की दुकान पर मजदूरी करता था। चल जल्दी चल राजू, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ दीदी, बस यह जूते पहन लूं, अभी चलता हूँ। मुझसे यह जूते पहने नहीं जा रहे ना। रुक, मैं पहना देती हूँ तुझे। रानी जैसे ही जूते पहनाने आती है, उसकी नजर उन फटे हुए जूतों पर पड़ती है। रानी अपने मन में सोचती है, राजू के जूते तो बिल्कुल फट गए हैं, इसमें तो पत्थर भी घुस सकता है। अब दिवाली पर राजू को नए जूते लाकर दूंगी, पर लाऊंगी कहाँ से? खाने के लिए तो पैसे नहीं हैं, जूते कैसे दिला दूं अपने भाई को? रानी और राजू स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दुकान दिखती है जिसमें बहुत ही सुंदर जूते रखे होते हैं। रानी अंदर जाकर दुकानदार से पूछती है, अंकल, यह जूते कितने के हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या करेगी तू इनका दाम जानकर? ये तेरे बस की बात नहीं है। जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अंकल बताइए ना। ये बहुत महंगे जूते हैं, तेरी हैसियत नहीं है उन्हें खरीदने की। 500 रुपए के हैं। तुम्हारे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। ऐसा तुम्हारी हालत देखकर नहीं लग रहा है। चल भाग यहाँ से। दुकानदार रानी को धक्का देता है। रानी गिरते गिरते बचती है। रानी अपना समूह लेकर निकल जाती है, पर उसके मन में वह दुकान वाले जूते घर कर जाते हैं। वहीं दुकान के सामने एक फूल वाली की दुकान होती है। फूल बेचने वाली यह सब बातें देख रही होती है। वह रानी को आवाज लगाती है, बेटा इधर आओ। क्या हुआ? इतनी उदास होकर क्यों जा रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं आंटी, मुझे मेरे भाई के लिए जूते खरीदने थे और यह जूते 500 रुपए के हैं और मेरे पास तो इतने रुपए हैं भी नहीं और मुझे अपने भाई के लिए जूतों की जरूरत है। मैंने सब देखा जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम चाहो तो जूते खरीद सकती हो। मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वह कैसे? मैं फूलों की माला बनाती हूँ और अब मंदिर में फूलों की माला की बहुत जरूरत है। अगर तुम फूलों की माला बनाने में मेरी मदद करो तो मैं रोज तुम्हें 10 रुपए दूंगी। इन्हें तुम अपने पास जोड़ लेना और एक दिन तुम्हारे पास 500 रुपए आ जाएंगे। उससे तुम जूते आराम से खरीद सकती हो। यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं कल से माला बनाने जरूर आऊंगी और रुपए इकट्ठे करके जूते जरूर खरीद लूंगी। और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। रानी स्कूल जाने से पहले फूलों की माला बनाया करती थी और उन्हें बेचा करती थी, जिससे उसे रोज 10 रुपए मिल जाते थे। कभी कभी सांची उसको 20 रुपए भी दे दिया करती थी। उन पैसों को रानी एक गुल्लक में डाल दिया करती थी। जब वह रोज स्कूल जल्दी जाती तो एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, रानी, तुम स्कूल जाने से पहले कहाँ जाती हो? रोज इतनी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल जाती हो। स्कूल का टाइम तो देर का है ना, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों निकल जाती हो? पिताजी, स्कूल जाने के रास्ते में एक फूल माला की दुकान पड़ती है। मैं रोज वहां पर फूल माला बेचा करती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। उनको मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ, जिससे जोड़कर मुझे राजू के लिए नए जूते लेने हैं। वो 500 रुपए के आएंगे ना? बेटा, एक बार मुझसे तो कहा होता। मैं कोशिश करता राजू को जूते पहनाने की। मुझसे बात किए बिना तूने फूल माला का काम शुरू कर दिया। पिताजी, मैं घर की परिस्थिति को जानती हूँ। हमारे यहाँ खाने की भी इतनी दिक्कत है, तो जूतों के लिए पैसे कहाँ से आते? आप हमारे खाने के लिए ही तो दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने जूतों की बात आपको नहीं बताई। तुम इतनी छोटी होकर भी कितनी समझदारी की बातें करती हो। देखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम जूते जरूर खरीदोगी।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब रानी रोज फूलों की माला बेचकर पैसे गुल्लक में डालने लगी और उसमें रोज पैसे जोड़ने लगी। एक दिन उसकी गुल्लक थोड़ी भारी सी लगी तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आज तो मेरी गुल्लक भारी लग रही है। इसमें 500 रुपए तो हो गए होंगे। मैं इनसे राजू के लिए जूते ले आऊंगी। हाँ बेटा, सब तेरी मेहनत का ही फल है। कल इसमें से पैसे गिनकर जूते ले आना और अपने भाई को पहना देना। एक दिन की बात है, रानी और राजू स्कूल से घर आ रहे थे और घर आते वक्त राजू एक बाइक से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगता है। रानी घबरा जाती है और अपने पिता को बुलाने के लिए दौड़ती है। उसके पिता परचून की दुकान पर अपने मालिक से छुट्टी लेकर राजू को अस्पताल पहुंचाते हैं और वहां डॉक्टर उससे कहते हैं, राजू अब खतरे से बाहर है, पर उसको ये दवाइयाँ आज से ही शुरू करनी है, नहीं तो इसका जख्म ठीक नहीं होगा। दवाइयों का खास ध्यान रखना है। और डॉक्टर उनको दवाइयों का पर्चा देते हैं। रानी के पिता राजू को घर ले आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, कम से कम 500 रुपए की तो होंगी। इन दवाइयों को मैं कैसे लेकर आऊं? घर में तो सिर्फ 10-20 रुपए ही पड़े हैं। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं जिससे राजू की तबीयत ठीक हो सके? वहीं रानी अपने पिता की हालत को समझ जाती है और अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसे निकालकर अपने पिता को देती है और कहती है, यह लो पिताजी पैसे, इनसे राजू की दवाई ले आओ। यह पैसे राजू की दवाई के काम आ जाएंगे। रानी, ये तो तुमने अपने भाई के जूतों के लिए इकट्ठे किए थे ना? ये पैसे तू अपने पास रख, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। तू फिक्र मत कर, मैं राजू के लिए दवाई ले आऊंगा। पिताजी, पहले भाई का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। जूते तो बाद में भी आ सकते हैं, उनके बिना काम चल सकता है, पर भाई के बिना नहीं। यह पैसे रख लो ना पापा, आज इनकी जरूरत है। जूतों के लिए पैसे बाद में आ जाएंगे। रानी के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रानी को गले से लगा लेते हैं। बेटा, आज सच में तूने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। आज तूने अपनी मेहनत के पैसे अपने भाई के इलाज में लगा दिए। मुझे तुझ पर गर्व है और तेरी सोच पर भी। अब रानी के पिता उन 500 रुपए से राजू के लिए दवाई ले आते हैं। कुछ समय बाद राजू ठीक हो जाता है और सारा परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है। भगवानपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक अमीर आदमी रहता था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की सारी चीजें थीं। सोहन के घर में रोज नए नए पकवान बना करते। एक दिन सोहन अपने बावर्ची से, देखो, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो शाम को बहुत ही लजीज पकवान बनाना, और हाँ, पकवान थोड़ा ज्यादा बनाना। ओके साहब। सोहन के घर में 3 ही लोग थे, एक सोहन, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा। बावर्ची मन ही मन सोचता है, 3 लोगों के लिए इतना ज्यादा खाना लगता है क्या? साहब पगला गए हैं। वैसे भी मुझे क्या करना, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है, मैं तो बना दूंगा। इतना कहकर बावर्ची काम शुरू करता है और रात के लिए ढेर सारे पकवान बना देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और सालगिरह का खाना शुरू हो जाता है। सब लोग खाना खा लेते हैं और ढेर सारा खाना बच जाता है। सोहन अपने नौकर से, अरे छोटू, यह बचा हुआ खाना बाहर जाकर फेंक दो, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। छोटू बचा हुआ खाना पैक करके बाहर की ओर निकलता है, लेकिन वो खाने को फेंकता नहीं। कुछ दूर जाकर छोटू कुछ बच्चों को आवाज देता है, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो सब? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे लजीज पकवान लाया हूँ। बच्चे पकवान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा छोटू, तू ये सब हमारे लिए मत लाया कर, हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत यह सब खाने की नहीं है। अरे चाचा, जब तक तुम्हारा छोटू जिंदा है तब तक तुम्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी।
जब तक मैं हूँ तब तक आपको रोज खाना मिलेगा। बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। छोटू वहां से निकल पड़ता है और ये सिलसिला रोज चलता रहता है। एक दिन सोहन खाना खाने के बाद टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सोहन खाना पैक करके ले जा रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोहन का पीछा करने चल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचकर वही बच्चे सोहन का बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं। अच्छा बेटे छोटू, तो ये है तेरी असलियत। मैंने तुझे काम पर रखा, तुझे पैसे भी दिए, लेकिन तूने इन गरीबों को मेरे घर का खाना दिया, मेरे घर का। अरे मालिक, मुझे माफ करना। आपने मुझसे ये खाना फेंकने के लिए बोला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये खाना इन गरीब बच्चों को दे दिया जाए। ये भी तो मेरी तरह ही गरीब हैं। अच्छा, मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरे घर के खाने का क्या करना चाहिए? तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो। कल से मेरे घर काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। एक बार सोहन किसी जरूरी काम से गांव से शहर की ओर जा रहा था। अरे सुनो, मैं जरूरी काम के लिए शहर की ओर जा रहा हूँ। आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना। इतना कहकर सोहन अपनी कार से शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर पहुंचकर सोहन देखता है कि उसकी कार में पेट्रोल बहुत कम है, तो वो पेट्रोल पंप ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार अचानक से रुक जाती है। अरे भगवान, क्या आज के दिन ही पेट्रोल खत्म होना था? बड़ी मुसीबत है यार। इतना कहकर वो आसपास पता करता है तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं होता। बहुत देर हो जाती है और सोहन को बड़े जोरों की भूख लगने लगती है, तो वो अपनी जेब पर हाथ डालकर देखता है। उसका पैसा कहीं गिर गया होता है। वो बहुत ढूंढता है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। सोहन परेशान होकर, ओह, आज मेरे पैसे भी खो गए। इसका मतलब सारी मुसीबत मेरे ऊपर आज ही आनी है। आज तो किस्मत ही खराब है। बहुत देर हो जाती है लेकिन ना ही कोई सोहन की मदद के लिए रुकता है और ना ही उसे खाना मिल पाता है। वो भूख से तड़प रहा होता है। तभी अचानक वहाँ एक गरीब आदमी हाथ में 2 रोटी और उसमें थोड़ी सी सब्जी लेकर सोहन के पास ही बैठ जाता है। ओ बेटा, मेरे पास 2 रोटी है, क्या तुम 1 रोटी खाओगे? ये देखकर सोहन बहुत ही भावुक हो जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ। मैंने जिन गरीब लोगों से झूठा खाना खाने के ऊपर इतना गुस्सा किया, आज वही लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। सोहन भावुक होकर गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ 1 रोटी खाता है और तब जाकर उसे कहीं अच्छा महसूस होता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और सोहन की मदद को वो तैयार हो जाते हैं। सोहन अपने गांव पहुंचकर सीधा गरीब बच्चों की बस्ती में जाता है। सोहन दुखी होकर, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम लोगों को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मैं गलत था। आज मैंने तुम लोगों के लिए अपने घर में पार्टी रखी है। सोहन उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट पकवान खिलाता है। तब से उस गांव में गरीब बच्चे और सोहन खुशी खुशी प्यार के साथ रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए।